Hello guys, good evening. Hope you all are doing well. Myself मुस्कान केदाटा. पिछले कल मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट वाला यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोर्स शुरू करने जा रहा है. तो ये उसी से रिलेटेड पहली वीडियो है जिसमें हम सिलेबस का एनालिसिस करेंगे. क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है कि उस एग्ज़ाम के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लें, समझ लें. तो ये सिलेबस का एनालिसिस आपको समझने में मदद करेगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, कौन से कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है. तो सिलेबस में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं जिसमें से 100 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जो ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 2 मार्क्स. सबसे पहले यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें आप इसको 2 भागों में बांट सकते हैं. एक कंसेप्ट्स में और दूसरा पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में. कंसेप्ट्स में आप लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, और पॉलिटिकल ट्रेडिशन में लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, और इनसे यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है. अगर आपको जनरल सा आइडिया लगाना है कि यूजीसी नेट इनसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ बेसिक है. जैसे इसके की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन बन सकते हैं, रिलेटेड थिंकर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो रचनाएं, जो पुस्तकें लिखी गई है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं. और ऐसे क्वेश्चन यूजीसी ने पिछले एग्जाम्स में पूछे हैं, पहले पूछे गए हैं. जैसे मान लो मैं लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ले रही हूँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी के आपको कौन कौन से थिंकर्स पॉजिटिव लिबर्टी से रिलेट करते हैं, कौन से नेगेटिव लिबर्टी से रिलेट करते हैं, उसका आपको एक अच्छा क्वेश्चन बना के यूजीसी नेट दे देता है. इस तरीके से इनकी जैसे पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी है, इनकी कोर थीम पूछ ली जाएगी. प्रेजेंट सिनेरियो में क्या, आज की डेट में किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और इन पर क्या क्या रचनाएं हो चुकी है, थिंकर्स के क्या क्या व्यू पॉइंट रह चुके हैं. पॉलिटिकल थ्योरीज मेनली ये चीज़ बताती है. बात करते हैं यूनिट 2 पॉलिटिकल थॉट की, जिसमें आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने हैं पिछले के एग्ज़ाम में, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बट आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इसमें आपको कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामशी, हन्ना अरेंट, फ्रांस फैनन, माओ जेडोंग और जॉन रॉल्स के कॉन्सेप्ट, उनके विचार, उनकी रचनाएं पढ़नी पड़ेगी. इसमें आपको उनकी जो बुक्स है उनकी क्रोनोलॉजी बनाने को आ सकती है, जो थिंकर्स की जो जीवन की इम्पोर्टेंट जो घटनाएं घटी है उनकी क्रोनोलॉजी बनाने को आ सकती है. कौन से थिंकर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, इससे रिलेटेड थ्योरी आ सकती है. मान लो आपसे पूछ लिया फिलोसोफर किंग किसको कॉन्सेप्ट है, तो आप बोलोगे प्लेटो का. तो फिलोसोफर किंग में इतने डायरेक्ट क्वेश्चन तो यूजीसी पूछता नहीं है, बट हाँ, प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है उसमें उन्होंने किस क्या क्या अवधारणाएं दी है, क्या क्या बेसिक थीम दी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा. और यूजीसी नेट आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है. तो आपको अगर बेसिक नॉलेज इन चीज़ों की नहीं होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करेंगे. तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देखना पड़ेगा. क्योंकि सिर्फ बुक्स पढ़ने से ही आप एग्ज़ाम पैटर्न का पता नहीं लगा सकते, और सिर्फ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो फिर आपको ऐसी बेसिक नॉलेज प्राप्त नहीं होगी. अब बात करते हैं यूनिट 3 की. तो इसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट आ जाते हैं, जिसमें धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अग्नसूता, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो, पेरियारी, वीरामा स्वामी, मोहम्मद इकबाल, एम एन रॉय, वीडी सावरकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय इसे मेन थिंकर दिए गए हैं। इसमें आपके उनकी थिंकर्स की मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इनकी बुक की क्रोनोलॉजी क्या है, इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है, कौन से कंसेप्ट दिए हैं, इनकी जीवन की क्या घटनाएं घटी है, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मान लो आपकी सप्तांग थ्योरी है, सप्तांग थ्योरी में कौन कौन से 7 पार्ट्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मंडल थ्योरी है, मंडल थ्योरी के बारे में अरि क्या है, अरिमित्र क्या है, अरिमित्र मित्र क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेरियार का कॉन्सेप्ट लेंगे तो संस्कृताइजेशन क्या है इस बारे में पता होना चाहिए। संस्कृताइजेशन उन्होंने क्यों अपनाया इस बारे में पता होना चाहिए। 1925 का उनका आत्मसम्मान का जो आंदोलन था ये उनकी जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। महात्मा गांधी ने बहुत से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के बारे में पता होना चाहिए। फिर यूनिट 4 आता है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ये एज कंपेयर टू अदर यूनिट्स थोड़ी सी टफ यूनिट है, इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट भी है। इसमें आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करने की क्या क्या अप्रोचेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूशनलिज्म, इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंपैरेटिव मेथड, इन सब के बारे में यूजीसी नेट क्वेश्चन बनाता है। कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन, फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड डीकोलोनाइजेशन। कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन की बात करें तो ये एक छोटा टॉपिक तो है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें आपको फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म पूछा जा सकता है, जैसे कि ट्रेडिशनल फॉर्म मेनली जो पॉलिटिकल फॉर्म है, पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म क्या है और आर्थिक उपनिवेशवाद क्या है इस बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में डीकोलोनाइजेशन किस तरीके से हुआ है, कॉलोनियलिज्म में किस तरीके से बदलाव हुआ है, किस तरीके से उसका आधार राजनीतिक से आर्थिक हो गया है, इस बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेशनलिज्म के बारे में यूरोपियन और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म में फ़र्क है। तो यूरोपियन नेशनलिज्म में बहुत सी थ्योरीज हैं जो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इमर्जन कम्युनिटी के बारे में बेनेडिक्ट एंडरसन का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। स्टेट थ्योरी, इसमें डिबेट ओवर स्टेट ऑफ नेचर, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, किस तरीके से है, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कैसे है, वेलफेयर स्टेट है, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट्स है, पॉलिटिकल रिजिम्स डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। नॉन डेमोक्रेटिक में अराजकतावाद, सर्वसत्तावाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट से टर्म्स है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी इंडिपेंडेंस, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एमर्जिंग पावर ऑफ क्राइसिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, democratization, democratic transition and consolidation, development, underdevelopment, dependency, modernizing, world system theory, development and democracy, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें डिपेंडेंसी थ्योरी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। आंद्रे गुननफ्रेंड का वॉलरस्टेन का कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिसमें अर्ध परिधि राज्य और केंद्र राज्य के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको फिर स्ट्रक्चर ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। इसमें रूलिंग क्लास, पावर एलिट एंड डेमोक्रेटिक एलिटिसिज्म की बात है। पावर एलिट कैसे होते हैं, जिसमें आपको आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में पता होना चाहिए कि अभिजात तंत्र किस प्रकार से काम करता है। सी राइट मिल का कॉन्सेप्ट क्या है, पेरेटो का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी कैंपेन एंड रेवोल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यूनिट 5 की बात करें तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड यूनिट है, जो कि काफ़ी स्कोरिंग सी भी है और इजी भी है। पर्सनली मैं मानती हूँ ये यूनिट काफ़ी
अच्छी है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से, और इसमें आपका करंट अफेयर्स का पार्ट भी कवर होता है। इसमें सबसे पहले तो आप इंटरनेशनल रिलेशन को जो पढ़ते हैं उनको पढ़ने के लिए जो अप्रोचेस फॉलो होती है उनके बारे में पूछा जाएगा। इसमें आइडियलिज्म के बारे में, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, नियो लिबरलिज्म, नियो रियलिज्म, सोशल कंजर्वेटिज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट में स्टेट सिस्टम एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, पावर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल किस तरीके के होते हैं। कन्फ्लिक्ट एंड पीस की बात करें, चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, डिटरेंस है, कन्फ्लिक्ट रेजुलेशन है, कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। मास डिस्ट्रक्शन में आपको मेनली जो हिस्टोरिकल जो भी घटनाएं हुई इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कब कब परमाणु शक्ति से संपन्न देश बने, कब उन्होंने परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने कौन कौन सी नीतियां लाई, जैसे कि एनपीटी हो गया, स्टार्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, इस तरीके की, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हो गया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो गया, इस बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ आईआर, यानी कि इसमें ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस, ब्रेटन वुड्स, नॉर्थ साउथ डायलॉग्स, WTO, G20, ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, प्रेजेंट सिनेरियो कैसा है, प्रेजेंटली समिट कहाँ हुई है, तो ये करंटली जो चीज़ें हो रही है उसको भी कवर करता है। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की बात करें तो इसमें इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल कंसर्न, ह्यूमन राइट, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें इंटरनेशनल टेररिज्म, आतंकवाद कैसे होता है, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के बारे में जो भी घटनाएं हुई, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, चाहे पेरिस सम्मेलन हुआ था, ये सब पता होना चाहिए। इसमें SDG गोल्स आ जाते हैं आपके, इसमें MDGs गोल आ जाते हैं आपके, जो आपका पेपर 1 का भी कॉन्सेप्ट है और पेपर 2 में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतत विकास के बारे में आप पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। उनके जो लक्षण है, उनकी जो थीम्स है, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पेपर में आए हैं। अब यूनिट 6 इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आ गया। इंडियाज आइडेंटिटी एज पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर एंड एन एमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, प्रिंसिपल एंड डिटर्मिनेंट्स, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी आ गया। इसमें मेनली जो इंडिया के कंटेक्स में जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हुई है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम से हो, चाहे संविधान सभा हो, या फिर उसके बाद भारत ने जो भी नीतियां अपनाई, नेम की और न्यूक्लियर पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज़ की नीति अपनाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। इंडियाज़ रिलेशन विद मेजर पावर, USA, USSR, रशिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि प्रेजेंटली इनके साथ क्या क्या क्राइसिस है, क्या क्या से समझौते हुए हैं, क्या क्या से ट्रीटीज़ हुई है, कैसे आज की प्रेजेंट डे में क्या इनका स्टेटस है, रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में, मतलब कि इंडिया और अदर स्टेट्स के बीच में। इंडिया एंगेजमेंट विद मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडियाज रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, आसियान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन सब की जो भी आपकी रीजनल काउंसिल है, सबसे पहले आपको उनके फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर इंडिया ने कब उनको ज्वाइन किया, इंडिया ने ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब इसमें आ जाएगा। इंडियाज़ रिलेशन विद नेबरहुड, सार्क, गुजरात डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, जो कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, और स्कोरिंग भी है।
India's negotiation strategy in international relation, the United Nation, World Trade Organization हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन सब के साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है, क्या क्या प्रेजेंटली किस किस के साथ टाई अप किया है इंडिया ने, इन चीज़ों के बारे में यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में मैरीटाइम सिक्योरिटी आ गई, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज, वाटर रिसोर्सेज, इंटरनेशनल टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 7 की, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जिसमें आपको पूरी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आम संविधान के निर्माण से लेकर प्रेजेंट में जो भी संशोधन हुए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ सकता है। मेकिंग एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, colonialism, heritage and the contribution, Indian national movement of making the Indian constitution assembly, composition, ideological moorings, constitutional debates, philosophy of constitutional preamble, fundamental right, directive principles, constitutionalism in India, democracy, social change, national unity, checks and balances, structure debates, constitution amendment, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। इससे यूजीसी नेट ने इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पसंद करता है देना। यूनियन पार्लियामेंट की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर, रोल एंड फंक्शनिंग, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, जुडिशरी की बात करें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिफॉर्म की बात करें, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन द स्टेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करें, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल फ्रेमवर्क, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, प्रोविजन एंड अडेप्शन, रोल ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, इंटरस्टेट काउंसिल, एमर्जिंग ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट से है, इलेक्टोरल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, रूल, इलेक्टोरल फॉर्म, रिफॉर्म्स, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फंक्शनिंग एंड रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी यूजीसी नेट द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बात करें क्या है, इसके बाद बात करें सिविल सोसाइटी की, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, सोशल मूवमेंट की। ये तो प्रोसेस वाला है इंडिया का पार्ट, लेकिन इससे पहले ये यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपको फंक्शनिंग रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जाएगा। फिर यूनिट 8 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की राजनीतिक प्रक्रियाएं किस तरीके से काम करती हैं इंडिया में, स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेचर ऑफ इंडिया एंड स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, कैसे आई थी, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में रिलीजन, ट्राइब, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, जो कि आजकल बहुत डोमिनेंट फैक्टर है इंडियन पॉलिटी में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल मूवमेंट, दलित, ट्राइबल, विमेन, फार्मर, लेबर, सिविल ग्रुप, रीजनलिज्म ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, reorganization of Indian state as the political and economic unit, sub-state regional disparities, demand for new state, इसमें आपको गोरखालैंड, सिखलैंड की जो भी चीज़ें हुई थी, उत्तराखंड जैसे कि भारत के राज्य बने थे, उनकी डिमांड भी कहीं ना कहीं तो न्यू स्टेट को लेकर ही हुई थी। रीजनल डिस्पैरिटीज़ को लेकर कौन सी डिमांड्स हुई थी, किस तरीके से इसका हिस्टोरिकल जो भी सिनेरियो बना था, किस तरीके से बना था, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, issues of equality and representation, ideology and social base of political parties, national party and state parties, इनकी फॉर्मेशन कब हुई, प्रेजेंट में इनके अध्यक्ष कौन है, प्रेजेंटली इनको कौन प्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि इनके फेसेस कौन है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कौन से स्टेट में किस तरीके की सरकार है, किस तरीके से आइडियोलॉजी का हरास हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन, कंटेस्टेशन, रिप्रेजेंटेशन, इमर्जिंग
ट्रेंड्स की बात करें, यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नौकरशाही से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। हालांकि हमें देखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी मिनिमम या फिर लिमिटेड से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और ये अगर हम इसको अच्छे से पढ़े तो काफ़ी स्कोरिंग यूनिट रहेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मीनिंग ऑफ एंड इवैल्यूएशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब अस्तित्व में आया, किस तरीके से अस्तित्व में आया, पहले का क्या स्वरूप था, वर्तमान समय का क्या स्वरूप है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेस, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ईरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की एरा में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। मैनेजिंग द थ्योरीज, द ऑर्गेनाइजेशन मैनेज किस तरीके से करते हैं, इसमें लीडरशिप और मोटिवेशन की थ्योरी आती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरीज भी आती है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रिंसिपल, चेस्टर बर्नार्ड की थ्योरी आ गई, ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, मैरी पाकेट फॉलेट, और इसके अलावा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, पीटर ड्रकर की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी स्कोरिंग सा यूनिट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। हम जो आगे की वीडियोस में इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यूनिट 10 गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, मेनली ये जो भारत में जो भी नीतियाँ आती है, जो भी करंट सिनेरियो के साथ जो भी नीतियाँ बनाई जाती है, जिसमें गुड गवर्नेंस हो गई, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल हो गया, गवर्नेंस के बारे में इसमें ज़्यादा आती है। गवर्नेंस की जो भी प्रतिक्रियाएं रही है उस बारे में ये यूनिट बताती है। इसमें अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल, कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट कमिटीज, जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, ग्रास रूट गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शनिंग के बारे में, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या चाहिए, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, सिटीजन चार्टर, ग्रीवांसेस रेडरेस सिस्टम, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, लोकपाल लोकायुक्ता के बारे में पता होना चाहिए। प्रेजेंट लोकपाल लोकायुक्ता के बारे में क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। इसके अलावा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आ गया, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नमेंट, नीति आयोग। फिर पॉलिसीज़ क्या क्या बनती है, मनरेगा की पॉलिसी, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या जो पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी क्या क्या बनाई गई है, माइनॉरिटिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबल, जन सुनवाई, सोशल ऑडिट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका करंट अफेयर का पार्ट भी कवर करता है। तो जो भी हाल ही के कुछ वर्षों में पिछले 5-6 वर्षों में जो भी नीतियां बनी है उसके बारे में आपको अगर एक जनरल सी नॉलेज है तो आप इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जो मैं आपको शायद बताना भूल गई, इसमें जो है इंडियन कमेंटेटर्स के यूनिट 7 में इंडियन कमेंटेटर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर इंडियन कमेंटेटर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रिडोल्फ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रजनी कोठारी, अतुल कोहली, अचिन सुदोप्तो कविराज, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम आगे के टॉपिक्स में क्लियर कर लेंगे, आगे की वीडियोस में क्लियर करेंगे। तो ये था आपका पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस। अगर आप चाहते हैं तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स पढ़े, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बने, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।